पहले एक चीज देखो, मैंने ग्रुप में एक चीज भेजी है, वो बाद में देखना, पहले हम करेंगे बेटा कैटल्स थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। कैटल का ठोस एवं तरल बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, वो मैं तुम्हें जब इसके बाद कैटल की थ्योरी करा दूंगी उसके बाद देखना एवरीवन। जो कैटल की थ्योरी है वो सिर्फ दो पे आधारित है, ठोस एवं तरल, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी। जो कैटल का सिद्धांत है बेटा, वो क्या कहता है कि जैसे स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी बताई है, यस एवरीवन, स्पीयरमैन ने कितनी बताई है? दो। तो सेम कैटल भी कहता है स्पीयरमैन द्वारा बताए गए बुद्धि के सामान्य तत्व को ही, जो उसने बुद्धि का सामान्य तत्व बताया है उसी को कैटल ने दो उसमें डिवाइड कर दिया, क्रिस्टलाइज एंड फ्लूइड। ठोस एवं तरल बुद्धि। कैटल ने जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है उसको जीसी कहा है, जर्नल सेंट्रलाइज्ड। और जो तरल बुद्धि है उसने उसको जीएफ कहा है। तो यहाँ पे आ जाता है बेटा, इंग्लिश और हिंदी बहुत स्टूडेंट्स के लिए सेम है कि जो उसने तरल बुद्धि है और ठोस बुद्धि है उसको क्या क्या कहा है। जो ठोस बुद्धि है उसको उसने जीसी तत्व बताया है, और जो तरल बुद्धि है उसको उसने जीएफ बताया है। दोनों जर्नल एबिलिटी, जर्नल स्पेयरमैन ने जर्नल और स्पेसिफिक बताया था, तो उसने कहा है कि यस जो आपका जर्नल फैक्टर है वो सब में पाया जाता है। तो अब देखो, जो हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी है, जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंसी है, वो हमारी हेरिडिटी से आती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपकी तरल बुद्धि है वो कहाँ से किसको अफेक्ट करती है। द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी फॉल्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंसी। जो आपकी हेरिडिटी पे, आपके वंशाक्रम पे जो भी प्रभाव पड़ता है वो फ्लूइड इंटेलिजेंसी के कारण ही पड़ता है। So due to the different reason and heredity related changes, there is a difference in the intelligence of different person. वो क्या कहता है बेटा? तरल बुद्धि के विकास पर वंशाक्रम का प्रभाव पड़ता है। जब जब वंशाक्रम में परिवर्तन होते हैं तथा भेद के कारण भिन्न भिन्न व्यक्ति में बुद्धि में अंतर होता ही है। और जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है, तर ठोस बुद्धि होती है, उसका एनवायरमेंट से होता है। ठीक है, यस एवरीवन। ठोस बुद्धि का किससे होता है? एनवायरमेंट से होता है। और क्रिस्टलाइज का किससे होता है? तरल बुद्धि का हेरिडिटी से। तो इसमें तुम्हारे दो ही क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर। कैटल और फ्लूइड इंटेलिजेंस किसने दी, सॉरी, हाँ, क्रिस्टलाइज और फ्लूइड इंटेलिजेंस किसने दी थी? कैटल ने दी थी। वो स्पेयरमैन की किस पे आधारित थी? स्पेयरमैन के जर्नल फैक्टर पे आधारित थी। और जो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंसी है वो हेरिडिटी को इफेक्ट करती है, और जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है वो आपके एनवायरनमेंट को, वातावरणीय परिवर्तन को इफेक्ट करती है। कल्चर फ्री टेस्ट किसने दिया है? ये कैटल ने ही दिया है। हिंदी वाले बच्चों तुम्हारे लिए भी कल्चर फ्री टेस्ट ही है। हु हैज कंस्ट्रक्टेड कल्चर फ्री टेस्ट? तो कैटल हैज कंस्ट्रक्टेड कल्चर फ्री टेस्ट, कैटल ने दिया है। अब देखो बेटा, मैंने आपको एक फोटो भेजी है सबको ग्रुप में, यस एवरीवन, भेजी है। यस मैम। एक था यस बेटा मैम। थ्री फैक्टर यस थ्योरी मैम। जो स्पीयरमैन ने दी थी। उसने सिर्फ अपने दो फैक्टर्स के साथ कौन सी इंटेलिजेंस को ऐड कर दिया था? भाषा को। पर ये है थ्री डायमेंशनल। आप डायमेंशनल ऐसे होता है ना कि जिसमें आप क्या कह सकते हो, थ्री डी शेप, यस या नो? थ्री डी शेप या एस ओ आई मॉडल, थ्री यस मैम। डायमेंशनल थ्योरी या एस ओ आई मॉडल थ्योरी। तो वो गुलफिड आएगा, गुलफर्ड आएगा। क्या आएगा बेटा? गिलफोर्ड। क्या आएगा एवरीवन? गिलफोर्ड। इसको भी समझाऊंगी, इसका कई बार फोर्ड। मैट्रिक्स दे दिया जाता था, तो फोर्ड। अच्छी तरह से समझो। देखो, थ्री डायमेंशनल मॉडल आ जाए या एसओआई मॉडल आ जाए तो आप फिर गिलफोर्ड पे टिक करके आएंगे सब बच्चे, स्पेयरमैन पे करके नहीं आएंगे। स्पेयरमैन की थ्री फैक्टर थ्योरी है बेटा। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, इंटेलिजेंस इज नॉट a स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। ही said that every intellectual ability is special unique। वो क्या कहता है कि जितनी भी इंटेलिजेंसी है इज नॉट ओनली प्राइमरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। वो कहते हैं जो आपकी बुद्धि है वो खाली प्राइमरी, हिंदी में भी कराऊंगा बेटा, प्राइमरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के ही अधीन नहीं है, सब में अलग अलग यूनिक होती है। देर इज ए नीड ऑफ सम ऑफ अदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इन डूइंग एवरी वर्क इन ए प्रॉपर वे। सब में हर कुछ होती है, हर व्यक्ति हर काम को अलग तरीके से करता है। ठीक है, देयरफॉर गुलफोर्ड ओपिनियन एवरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी शुड बी मेजर्ड एट इन डिफरेंट, कि जितनी भी आपकी बौद्धिक क्षमता है ना उनको हम अलग अलग नापों में नाप सकते हैं। गुल्फ
गिलफोर्ड कहता है कि प्रत्येक बौद्धिक योग्यता अपने में विशिष्ट व अनोखी होती है। प्रत्येक, अब बेटा सब बच्चों का माइंड एक जैसा थोड़ी होता है। तो इसने ही कहा है कि, अब ये आ जाता है तुम्हारा स्टेटमेंट कि किसने कहा है कि प्रत्येक बौद्धिक योग्यता अपने में विशिष्ट व अनूठी होती है। इंग्लिश में ये पूछ लेगा, हु हैज साइड कि द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैज यूनिक। ये अभी तक किसने नहीं बोला था, ये आपकी गिलफोर्ड ने ही बोला है। साथ ही साथ किसी प्रत्येक कार्य को करने के लिए बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। आप कुछ भी काम करते हो तो आप किसका यूज करते हो एवरीवन? माइंड का। इसने सिर्फ माइंड से रिलेटेड बात की है और किसी से रिलेटेड बातें नहीं की। इसने सिर्फ माइंड से रिलेटेड बात की कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? अपनी बौद्धिक योग्यताओं का, अपनी माइंड का। ट्राई डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल और एसओआई मॉडल, कंफ्यूज मत हो जाना, बार बार कह रही हूँ बेटा। ये गिलफोर्ड ने दी थी। उसने तीन चीजों पर फोकस किया है, या तो ऑपरेशन और प्रोसेस, प्रक्रिया, कंटेंट या सब्जेक्ट, या प्रोडक्ट रिजल्ट, या परिणाम या उत्पादन। अब देखो, जब मैंने आपको इमेज भेजी है, अब देखो प्रोसेस, ओपन ऑपरेशन और प्रोसेस किससे रिलेटेड करता है? हमेशा आपके मेंटल प्रोसेस से। आप कोई भी चीज ऑपरेशन, कुछ भी चीज प्रक्रिया करते हो तो सबसे पहले आप किसका यूज करते हो? आपको चाहे सब्जी बनानी हो, सब्जी काटनी हो, हमें ये वर्क करना है तो आप किसका, कोई भी चीज आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप सबसे पहले किसका यूज करते हो? माइंड का ही तो करते हो ना बेटा। इट रेफर्स टू द नेचर ऑफ मेंटल प्रोसेस। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है बेटा, ऑपरेशन इज रेफर्स टू द डैश प्रोसेस। तो जो ऑपरेशन है, प्रक्रिया या संक्रिया है, वो आपकी हमेशा मेंटल प्रोसेस को ही रेफर करती है। टू बी परफॉर्म बाय द पर्सन, जो भी आप पर्सन कोई भी एक्टिविटी मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड करता है वो आपका प्रोसेस, ऑपरेशन और प्रोसेस में आता है, प्रक्रिया संक्रिया में आता है। That is what will be the nature of mental actions taken by a person in doing a given action। प्रक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से है। अर्थात किसी के दिए हुए आप काम को पूरा करने के लिए व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं को कितना यूज करता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी मेंटल एबिलिटीज आती है? देखो, कोग्निशन, संज्ञान किसका पार्ट है एवरीवन? यस, कोग्निशन किसका पार्ट है बेटा? बेटा कहाँ गए सारे? कोगिनेशन, संज्ञान किसका पार्ट है? ऑपरेशन का। मेमोरी का ही पार्ट है, आपके माइंड का ही पार्ट है। मेमोरी किसका पार्ट है? आपके माइंड का ही पार्ट है। थिंकिंग किसका पार्ट है? चिंतन आपके इसी का पार्ट है। इवेल्युएशन, मूल्यांकन भी आपका इसी का पार्ट है। आप कहते हैं मेमोरी आपकी टू टाइप की होती है। आप मेमोरी की मैम रिकॉर्डिंग आवाज क्लियर नहीं आ रही। कर सकते हो। स्मृति मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है? यस एवरीवन। हाँ मैम, अब देखो आई। वो कहता है कि ऑपरेशन आपके सिर्फ माइंड से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है बेटा? मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है। ऑपरेशन प्रोसेस में आपके सिर्फ माइंड से रिलेटेड जो भी आप वर्क करते हो, आपके मेंटल एबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन योर ऑपरेशंस। ऑपरेशन और प्रोसेस के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कोग्निशन, संज्ञान। संज्ञान किसका पार्ट है बेटा? आपका मेमोरी का पार्ट है, आपका मेंटल प्रोसेस का पार्ट है। मेमोरी, स्मृति, आप माइंड में कोई भी चीजें याद रखते हो, दिस इज आल्सो प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन और प्रोसेस। थिंकिंग किसका पार्ट है? चिंतन का। तो एग्जामिनर आपको दे देता है कि जो ऑपरेशन और प्रोसेस है वो किससे रिलेट करता है? वो आपके मेंटल प्रोसेस से रिलेट करता है। और इसमें चार पॉइंट्स आते हैं। ये भी पूछ लेता ऑपरेशन और प्रोसेस में कितने पॉइंट्स आते हैं? कोग्निशन, संज्ञान, मेमोरी, स्मृति, थिंकिंग, चिंतन, और इवेल्युएशन, मूल्यांकन। अब मेमोरी भी आपकी दो टाइप्स की होती है कि आप कितना रिकॉर्ड कर सकते हो और कितना रिटेंशन, कितना धारण कर सकते हो। स्मृति अभिलेखन और स्मृति धारण। थिंकिंग कि आप कितनी ज्यादा थिंकिंग अपनी कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्जेंटल थिंकिंग और डाइवर्जेंटल थिंकिंग। आपका इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। उसके बाद आपका आता है बेटा कंटेंट, कि आप किसी चीज के बारे में, गुलफोर्ड सेड दैट द कंटेंट मींस फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप कोई भी चीज इंफॉर्मेशन केयर वो कर रहे हो, उसकी आपको कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, कितना आपके पास सब्जेक्ट की नॉलेज है। ऑब्जेक्ट मेंटल प्रोसेस, कंटेंट और सब्जेक्ट फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, विषय वस्तु से तात्पर्य उस क्षेत्र से जिसकी सूचनाओं के आधार पर आप प्रोसेस करते हो,
कि आपके पास जितनी भी सूचनाएं, अब आपको पता है मैम कि मैम नहीं वॉइस आ रही, ब्रेक नहीं हो रही है किस आपकी। क्लियर, किस बिल्कुल भी उसमें जा सकते हैं। होता है ये, जब भी तो आप कंटेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो। इसमें क्या क्या आता है? विजुअल, दृष्टि, ऑडिटरी, श्रवण, सिंबॉलिक सांकेतिक, सिमेंटिक साप्ताहिक, बिहेवियरल व्यवहार परक। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट मैम रीजनिंग। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। बेटा आप देखो, आप तो नहीं हो रही ना वॉइस ब्रेक? यस एवरीवन। देखो बेटा, फिर आता है कंटेंट या सब्जेक्ट, दोबारा से करा रही हूं, अब भी हो रही है? यस। हो रही है मैम। बेटा कहते ताई जी क्लास करने के बाद देखिए, ऊपर मेरे रूम में रखी है, देखो। कंटेंट और सब्जेक्ट, गुल्फ गिलफोर्ड ने कहा है, वो होती है आपकी फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। एक मिनट। प्रोडक्ट तो सबको समझ में आ गया था? मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं कह रही हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तक सबको समझ में आ गया था, अब भी नहीं आ रही आवाज? बेटा 2 मिनट वेट करो, एक बार मैं चेंज कर रही हूँ। 2 मिनट वेट करो बेटा बस। प्रोडक्ट तक सबको समझ में आ गया था बेटा? यस एवरीवन। अब भी नहीं आ रही? अब आ रही है मैम। देखो बेटा, प्रोडक्ट तक सबको समझ में आ गया था। प्रोडक्ट आपकी मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होती है, ठीक है। और जो कंटेंट और सब्जेक्ट है वो आपकी फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन से। आप प्रोडक्ट जब भी स्टार्ट करोगे, जब तक आपको इसकी इंफॉर्मेशन स्टार्ट ही नहीं हो जाती, ठीक है। तो कंटेंट में आपके क्या क्या पार्ट्स आ जाते हैं, ये देखो बेटा। यस, कंटेंट्स में आपके क्या क्या पार्ट आ जाते हैं? विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, ओके, और बिहेवियरल, ये आपके पार्ट्स आते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट। आप क्या कर देते हो? उत्पादन करते हो, परिणाम करते हो, आप उस तक पहुंच जाते हो। द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डन बाय एनी स्पेशल काइंड ऑफ कंटेंट। मतलब आपने कंटेंट तैयार कर लिया, उसके बाद आपने उस पर काम भी कर दिया, फिर आप क्या करोगे? उसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, आपका उसका परिणाम आ जाएगा। उत्पाद बीमा से तात्पर्य किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई प्रोडक्ट से है। इसमें कितनी इकाई बनाओगे, कितनी क्लासेस हैं, कितने रिलेशंस हैं, और कितने उसके सिस्टम्स हैं, कैसे आप उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, और इम्प्लीकेशन आप उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। आवाज आ रही है ना बेटा अब तो सबको? गुलफोर्ड कहता है कि जितनी भी आपकी मेंटल एबिलिटीज है एक दूसरे से रिलेट करती है। तो इसकी काउंटिंग देखो, जो मैंने आपको डायग्राम भेजा है, 5 × 4 × 6 इज इक्वल टू 120 है। 5 × 4 × 6, यस या नो एवरीवन? यस मैम। यस। है ना? तो बेटा कई बार एग्जामिनर इस पिक्चर को देख के कह देता है कि इसमें बताओ कितने हैं, हाउ मेनी आर देयर इज 120 मैट्रिक्स। कितने मैट्रिक्स है इसमें? 120। एक तरफ 5, फिर 4, 4 × 6, ठीक है। अब देखो, प्रोडक्ट के कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। कंटेंट के कितने होते हैं? 4। एंड ऑपरेशन के कितने होते हैं? 5। तो ये क्वेश्चन बेटा एग्जामिनर पूछ लेता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना सारे, इससे आपको आराम से समझ में आ गया, ठीक है। और फर्स्ट अमेंडमेंट में, प्रथम संशोधन में, फिर धीरे धीरे हमारे में चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले फिर हुआ था 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 150। सेकेंड अमेंडमेंट में आ गया था 180, पर आपके सिलेबस में खाली 120 तक ही था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड करा दिया बेटा। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर बेटा आपका हिस्ट्री का आता है। यहाँ पे दोनों इंटेलिजेंसी थ्योरी किसी को समझ में नहीं आई तो मुझे बताओ। दोनों आ गई। कैटल ने दो प्रकार की इंटेलिजेंसी से कहा है, फ्लूइड और क्रिस्टल। फ्लूइड आपकी हेरिडिटी से रिलेटेड है, और क्रिस्टलाइज आपकी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और ये स्पीरमैन के जर्नल फैक्टर पे इफेक्ट करती है। ओके, 3 डायमेंशनल मॉडल आपका एसओआई मॉडल गिलफोर्ड ने दिया है, और 3 फैक्टर थ्योरी आपकी स्पीयरमैन ने दी है। इसने ऑपरेशन, प्रोडक्ट, कंटेंट और इन सब चीजों को शामिल किया है। और इसने क्या कहा है? 120 मेरी मैट्रिक्स बनती है 5 × 4 × 6। जो सबसे पहला वो आपका मेंटल से रिलेटेड होता है, आपके मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होता है। जो सेकंड वाला है वो किस रिलेट करता है? आपकी
इंफॉर्मेशन से आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन आप एकत्रित कर सकते हो। एंड थर्ड वाला आपका किससे, कि आपने कितना अपना बना लिया, आपने कितनी इकाई एकत्रित कर ली है। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, आई थिंक नहीं है ना। यस एवरीवन। नो मैम। नो मैम। आप देखो बेटा, हमारी कितनी इंटेलिजेंसी खत्म हो गई, आई थिंक 6 और 7 इंटेलिजेंसी खत्म होगी, सिर्फ एक रह गई। कल एक इंटेलिजेंसी की थ्योरी के साथ साथ मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराऊंगी बेटा, या लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, अब देखो हमारा ओके आता है मैम। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। हमारा एम्पायर और किंगडम्स कब से स्टार्ट हुआ था? 1700 ईयर्स एगो पहले। कितने साल पहले बेटा? 1700 ईयर्स एगो पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ था। और ये किंगडम्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ लार्ज एम्पायर्स, जब मौर्याज ने छोड़ दिया था, जब आपके ये न्यू किंगडम्स आए थे। तो ये भी आ जाता है कि ये किंगडम्स कब आए थे। Local rulers and powerful families began controlling small regions and later expanded their territories. लगभग 1700 वर्ष पहले नए राज्यों का उदय किसने किया था? मौर्य साम्राज्य के पतनों के बाद। मौर्य साम्राज्य के, कल हमने मौर्य समाज किया था। यस यस बेटा, मैम। कल यस हमने मैम। मौर्य समाज किया था, नहीं किया था? अशोका द ग्रेट का। यस मैम, किया था। अब वो कह रहे कि उसके बाद हमारा क्या आया था, अशोक कि का। छोटे छोटे जितने भी क्षेत्रीय शासक ने शक्ति प्राप्त कर ली थी, यह समय स्थानीय राजघरानों, जनजातीय प्रमुखों, रियासत रियासतों के उदय का समय था। कि छोटे छोटे जो राजधानियां थी, जनजातियां थी, उन्होंने भी अपना जगह बना लिया था। गुप्त साम्राज्य का उदय, गुप्ता एम्पायर आ गया था किसके बाद? मौर्य एम्पायर के बाद। The Guptas were one of the most important ruling dynasty of this time. तो सबसे पहला आया था चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, अब देखो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या कहा था, हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊंगी। फाउंडर ऑफ गुप्ता रूल बिगेन एक्सपेंशन थ्रू अलायंसेस एंड मैरिजेस। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ये कहा था। समुद्रगुप्त ने कहा था नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया को किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेंथेंड द एम्पायर थ्रू वेलफेयर एंड डिप्लोमेसी, पैट्रोनाइज आर्ट एंड लिटरेचर। आपके मौर्य समाज के बाद गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। कौन सा माना जाता है बेटा? गुप्त काल। ये आ जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। किसको माना जाता है? यस एवरीवन, क्या आ जाता है बेटा? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको माना जाता है? गुप्त काल। गुप्त काल को। इसके प्रमुख गुप्त शासक हाँ, कौन गुप्त कौन से काल। थे? देखो, चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक थे। और इन्होंने क्या करा था? विवाह संबंधों से अपनी शक्ति बढ़ाई थी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। और इन्होंने सिर्फ किस पे जोर दिया था? विवाह संबंधों, ज्यादा से ज्यादा मैरिज करके अपनी शक्ति इसने बढ़ाई थी। फिर आया था सम्राट समुद्रगुप्त। इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और ये सिर्फ अपनी जो जितने भी युद्ध होते थे उसके समुद्रगुप्त। लिए प्रसिद्ध था। थर्ड आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसने कला, साहित्य और व्यापार का विकास किया था बेटा। अब देखो जो तुम्हारे गुप्ता शासन की विशेषताएं क्या क्या थी। ये अश्वमेध यज्ञ कर कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। कैसे करते थे अश्वमेध यज्ञ? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड और विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त। इससे ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में इसमें नहीं है, और करना भी मत। बस इनका ये कर लेना, चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरिज के लिए था, समुद्रगुप्त किस लिए था? लड़ाई में विजय करता था। विक्रमादित्य किस लिए था? कला, साहित्य और व्यापार का उसने विकास किया था। और फिर आता है गुप्ता शासन की विशेषताएं क्या क्या थी। अरे हाँ, राज्यों द्वारा अश्वमेध यज्ञ कर कर अपनी वो शक्ति का प्रदर्शन करता। अश्वमेध यज्ञ बताया था घोड़ों का। साम्राज्य को भुक्ति विषय द्वारा प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया गया था। कि आपके साम्राज्य को कोई एक भुक्ति विशेष था, उसके द्वारा बांट दिया गया था। कुमार मात्यम जैसे अधिकारी प्रशासन चलाते थे।
और ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि दान देना उनकी आम बात थी। किंग्स कैसे राजा बनते थे? अश्वमेध यज्ञ जीत के अपनी वो पावर दिखाते थे। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि किंग्स अपनी पावर कैसे दिखाते थे? अश्वमेध यज्ञ कर कर दिखाते थे। लार्ज एम्पायर को भूकिट्स नाम से डिवाइड कर दिया गया था। यही है कि पूरे साम्राज्य को भुक्ति विषय में डिवाइड कर दिया गया था। ये नाम ही है बेटा, जो लार्ज एम्पायर है उसको भुक्ति विषय में डिवाइड कर दिया गया था प्रोविजंस के लिए। ऑफिशियल्स लाइक कुमार मंत्रास हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से ऑफिसर ने हेल्प करी थी? कुमार मात्य ने हेल्प की थी। किंग्स कैसे जीते थे? अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। सारे एम्पायर को उन्होंने भुक्तिज में डिवाइड कर दिया था। और एक कुमार मात्यम नाम का कोई आज आया था, उसने प्रशासन चलाते थे और वो ब्राह्मणों को मंदिर और भूमि दान भी करते थे। अब है तुम्हारा समंद्रगुप्त। यस, समंद्रगुप्त प्रस्थि कौन था? सुनो, समंद्रगुप्त प्रस्थि, ए प्रस्थि इज रिटन इन इज अ रिटन प्रेज ऑफ किंग। रिटन प्रेज था किंग का। वो क्या कहता था? सुनो, ओके। द फेमस प्रज्ञा प्रस्थित अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज रिटन बाय हर्षिना, समंद्रगुप्त कोर्ट पोइट। हिंदी में भी कराऊंगी बेटा। इट डिस्क्राइब द किंग्स ब्रेवरी, मिलिट्री कैंपेनियंस, काइंड्स एंड क्वालिटीज, लिस्ट कॉन्क्वार्ड, रूल्स ऑफ आर्यवर्ता। जो प्रस्तुत यानी राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख, तो आ जाता है समंद्रगुप्त प्रस्तुत क्या था? जो राजा की जितनी भी प्रशंसाएं थी, इस राजा ने ये युद्ध जीता, इस राजा ने ये युद्ध जीता, इस राजा ने यहाँ मंदिर दान किया, यहाँ भूमि दान की, तो उसके लिए एक वर्ड था प्रस्तुत। तो प्रस्तुत किस लिए होता था? राजा की प्रशंसा में लिखा हुआ लेख, एक रिटन प्रेज होता था। कि इसमें रिटन प्रेज, व्हाट इज द प्रस्तुत फेमस फॉर? ए रिटन प्रेज फॉर किंग, यानी राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख। प्रसिद्ध प्रयाग प्रस्तुत किसमें था? हरिरेशन और समुद्रगुप्त के कवि द्वारा लिखी गई थी। ये कह रहे किसने लिखी थी? हरि सेशन ने लिखी थी। और वो कौन था? समुद्रगुप्त का कवि था। कौन था वो बेटा? समुद्रगुप्त का कवि था। देखो इंग्लिश में भी है, द फेमस प्रज्ञा प्रस्तुत वाज वो अलाहाबाद के पिलर इंस्क्रिप्शन पे लिखी गई है। और वो कौन था? समुद्रगुप्त का पोइट था, उसका कवि था। ठीक है। आर्यवर्त और दक्षिणा पथ के शासकों की सूची भी इसमें मिलती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि आर्यवर्त और दक्षिणा पथ की शासकों की सूची किस में मिलती है? तो वो किस में मिलती है बेटा? समंद्रगुप्त प्रस्थ में मिलती है। समंद्रगुप्त प्रस्थ क्या होता है? जिसमें राजाओं की बड़ाई लिखी है। इसको किसने लिखा है? समंद्रगुप्त के कवि ने लिखा है, जिसका नाम हरिशना था। और इसमें उन्होंने राजाओं की जितनी भी लड़ाई है उसके बारे में लिखा है। और इसमें उसने देखो लिस्ट कॉन्क्वर्ड रूल्स ऑफ आर्यव्रत एंड दक्षिण पथा, और आर्यव्रत और दक्षिण पथा के शासकों की सूची भी इसमें मिलती है। उसके बाद आता है कि तुम्हारे रूलर्स। अब तो बेटा आवाज आ रही नहीं आ रही? अब भी यस एवरीवन? आ रही है मैम। अब देखो फिर रूलर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। राजाओं की शक्ति दिखाने के लिए क्या क्या करते थे? यज्ञ करते थे, विशेषकर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता था। सिक्के जारी करते थे, मंदिरों स्तंभ बनवाते थे, बड़ी और अनोखी संगठन सेना रखते थे। देखो बेटा कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे कह रहे कि समंद्रगुप्त प्रस्थ कौन था? समंद्रगुप्त प्रस्थ कौन से वर्ड के लिए यूज हुआ था? इसमें इन्होंने सिर्फ प्रस्थ का आगे समुद्रगुप्त इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके कवि ने ये सारी चीजें लिखी थी। तो कई बार वो ये भी पूछ लेता है हरिशीना समुद्रगुप्त कौन था? तो समुद्रगुप्त प्रस्थ का वो कवि था। कल मुझे पता तुम यहाँ सारे कंफ्यूज हो गए। और उसने किंग के ब्रेवरी, मिलिट्री कैंपेनियंस, काइंड्स एंड क्वालिटीज के बारे में लिखी थी। और इसमें कौन कौन से शासकों की सूची शामिल है? सिर्फ दो की, आर्यव्रत और दक्षिण पठा की शामिल है। कौन कौन से रूलर्स कौन अपनी शक्ति कैसे दिखाते थे? अश्वमेध यज्ञ करके, या तो वो सिक्के जारी करते थे, या मंदिर या स्तंभ बनवाते थे, और बहुत बड़ी सेना रखते थे। बहुत बड़ी सेना रखते थे। वे किंग मेंटेन अथॉरिटी कैसे रखते थे? अश्वमेध यज्ञ करते थे, बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स और कॉइन्स बनवाते थे अपनी पावर को दिखाने के लिए। मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मीज, बहुत बड़ी आर्मीज रखते थे जिसमें वो एलिफेंट्स को भी रखते थे। अब आता है तुम्हारी प्रशासनिक इकाइयां कौन थी?
दो में डिवाइड थी, ठीक है। एक तो थी भुक्ति, ऊपर आया था, यस एवरीवन, आया था ना भुक्ति। किस ज्यादा से ज्यादा सेना को किस में बांट दिया था? भुक्ति यस मैम। प्रांत में। विषय था तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, जिला था। और विलेज था, जो सारे काम जितने भी होते थे बड़े बड़े विलेज के, जैसे तुम्हारे सरपंच इलेक्ट कर दिए जाते थे, वो विलेज हेडमैन के द्वारा होते थे। किसके द्वारा होते थे? विलेज हेडमैन के द्वारा होते थे। यहाँ पे आ जाते, भुक्ति किससे रिलेटेड थी? भुक्ति आपके प्रांत से रिलेटेड थी। विषय जिला था, और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बाय विलेज हेडमैन के थ्रू होता था। लोकल ऑफिशियल्स क्या करते थे? टैक्स लेते थे और ऑर्डर चलाते थे, ताकि और वो इरिगेशन और क्रॉप्स की सिंचाई की व्यवस्था पर भी ध्यान देते थे। अब देखो, दक्षिण भारत में नए राज्यों का उदय कैसे हुआ था? अब तक आपने क्या कर रहा है? मौर्य समाज और गुप्ता। उसके बाद आपके फिर दक्षिण भारत में नए राज्यों का भी उदय हुआ था, पल्लव वंश और चालुक्य वंश। खाली दो ही है आपके सिलेबस में बेटा, इससे ज्यादा मत करना, ठीक है। न्यू किंगडम्स इन द साउथ, पल्लव वंश एंड चालुक्य वंश। जो पल्लव वंश था, उसकी राजधानी आपकी सिर्फ कांचीपुरम थी, और उसके प्रमुख शासन थे महेंद्र वर्मन और नरसिंगा वर्मन प्रथम। नरसिंगा वर्मन प्रथम। चालुक्य वंश की राजधानी एहोल थी। इसके प्रमुख शासन थे पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्ष को हराया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, पुलकेशिन द्वितीय कौन था? पल्लव वंश के प्रमुख शासन कौन कौन थे? महेंद्र वर्मन और नरसिंगा वर्मन। चालुक्य वंश के प्रमुख शासन ऐसा कौन सा था जिसने हर्ष को हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। इसकी उपलब्धियां क्या थी? इसने महाबलीपुरम, पल्लव और बदामी, एहोल में सुंदर मंदिरों का निर्माण किया था, और सुंदर से जो सुंदर मूर्तियां बनाई थी। इंग्लिश में देखिएगी दीपिका, साउदर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया। इसमें भी बेटा देखो कहाँ पे आया था? दक्षिण में। न्यू किंगडम कहाँ आया था? प्रमुख राजवंश दक्षिण में। साउदर्न में आया था। इसमें दो राज्य आए थे, पल्लव और चोकल्यास। पल्लव की कैपिटल कांचीपुरम थी। इसके दो राज्य थे, महेंद्र वर्मम एंड नरसिम्हा वर्मम। इसकी कैपिटल ओहिल थी। इसने इसका शासक कौन था? पुलकेशिन चालुक्य, जिसने हर्षा को हराया था। इसकी अचीवमेंट क्या थी? पत्थरों पर, स्टोन्स पे, टेम्पल्स पे, स्कल्पचर पे काम करता था, और सुंदर सुंदर मंदिरें बनवाता था। ज्यादा हो गया क्या? यस एवरीवन। मैम ये थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट सा है। डिफिकल्ट सा है ना? तो इतना ही कर रहे हैं, चलो यस इसको मैम, सिक्स पार्ट में नहीं इंक्लूडिंग। करा रही, हम बार बार इसको ही रिपीट कर रहे हैं, ओके। हाँ नवीन, क्या कह रहा था? दोबारा इसी को रिपीट करा दूं? बेटा इसी को रिपीट करवा करके दो सुन मैम। लो सारे दोबारा से, ठीक है। देखो, न्यू एम्पायर्स और किंगडम्स आपका बेटा कब आया था? जी मैम। 1700 ईयर्स अगो पहले। और ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था। नवीन बेटा कुछ कह रहा था, बोल क्या कह रहा था? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था, कोई ऐसी आवाज आ रही है। ये टफ बेटा मुझे पता है, आज दोबारा से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, राइज ऑफ किंगडम कब आया था आपका? यस मैम। 1700 ईयर्स अगो पहले आया था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था बेटा। मौर्य समाज के पतन के बाद आया था। छोटे छोटे शासकों ने भी, तो सिर्फ ये आ जाता है कि बेटा आपका न्यू मौर्य समाज के बाद कितने साल बाद आपके न्यू किंगडम आए थे? 1700 साल पहले आए थे, ठीक है। और कौन कौन आ गए थे? जो छोटे छोटे रूलर्स थे, जो छोटे छोटे रूलर्स थे, उन्होंने आपके छोटे छोटे रीजन्स पे आकर अपनी टेरिटरीज को बसाना शुरू कर दिया था। अपने घरानों को बसाना उसने शुरू कर दिया था। इतना आगे बेटा समझ में सबको? अबे गुप्ता साम्राज्य के उदय। जी। द गुप्ताज वर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलिंग डेंसिटी। अब जब गुप्ता का साम्राज्य आएगा तो गुप्ता का तो रोल रहेगा बेटा। जब गुप्ता साम्राज्य आ जाएगा तो गुप्ता का ही रोल रहेगा। यस एवरीवन या नो? ठीक यस है। मैम। फिर उसके किंग कौन कौन से थे? सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसने सिर्फ मैरिजेस के थ्रू अपना गुप्ता एम्पायर फैलाया था। तो ये आ जाता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किसके थ्रू अपना एम्पायर फैलाया था? सिर्फ मैरिजेस के अकॉर्डिंग। समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन ऑफ भारत का नेपोलियन राजा,
नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। और ये अपनी लड़ाइयों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था। लड़ाइयों के लिए कौन मशहूर था? समुद्रगुप्त। और भारत का नेपोलियन का राजा किसको कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम समुद्रगुप्त को। से भी जाना जाता है। इसने ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमेसी किस में दिखाई थी? आर्ट में, कला और साहित्य में। कला और साहित्य का नाम आ जाएगा तो चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य बेटा। ठीक है, सेम देखो इसमें ही है। अब मैं नोट्स तुम्हारे लिए ऐसे बना रही हूँ ताकि ना इंग्लिश के बच्चों को दिक्कत हो, और इंग्लिश और हिंदी तुम दोनों में इजिली कर सकते हो बेटा। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्तक वंश का पहला संस्थापक था। विवाह संबोधन से अपने, पहले के राजा बेटा कितनी कितनी शादी करते थे। विवाह संबोधन से इसने अपनी शक्ति बढ़ाई थी। सम्राट समुद्रगुप्त कौन था? भारत का नेपोलियन था। इसने बहुत सारी विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कला साहित्य और व्यापार का विकास किया था। विवाह चंद्रगुप्त फर्स्ट। सम्राट समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, अनेक विजयों के लिए प्रसिद्ध था। कला साहित्य और व्यापार के लिए विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी गुप्ता शासन की? अश्वमेध या कर वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे बेटा। और उन्होंने भुक्ति विषय अपने प्रोविंस के लिए, अपने जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इकाइयां हैं उसको बांट दिया था। किसमें? ये जैसे आपके सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री सिविक्स, तो ऐसे कोई भुक्ति विषय था साम्राज्य का, उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी प्रशासनिक इकाइयों को बेटा बांट दिया था। और कौन चलाते थे? कुमार मात्य जैसे अधिकारी इसका प्रशासन चलाते थे। ब्राह्मणों और मंदिरों को इन्होंने भूमि दान दी थी। किसको दी थी बेटा? ब्राह्मणों को और मंदिरों को इन्होंने सबसे ज्यादा भूमि दान की थी। तो आ जाता है सबसे ज्यादा ब्राह्मण और मंदिरों को भूमि दान किसने की थी? गुप्ता शासन ने। अशोका ने क्या कहा था? वो कहता था कि मुझे तो लड़ाई नहीं करनी। अशोका यही कहता था। यस एवरीवन, अशोका क्या जी कहता मैम। था? यस मैम। कि मुझे तो लड़ाई नहीं करनी। क्यों? और लड़ाई नहीं कौन सी? करनी। कलिंगा वार के बाद उसने सोच लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ पे ये दोनों नहीं डिफरेंस बेटा करूंगा। समझो सारे बच्चे। और ये ब्राह्मण और मंदिरों को भूमिदान किसने करी थी? गुप्ता समाज ने बेटा, गुप्त शासन ने करी थी। ठीक है। समंत को प्रस्थित यस जी कौन मैम। था मैम। जिसमें राजाओं की बड़ाई के बारे में लिखा है? कि राजा ने यहाँ पे जीता, राजा ने यहाँ पे जीता, यहाँ पे जीता, यहाँ पे जीता। और इसको किसने लिखा है? समुद्रगुप्त के कवि ने, जिसका नाम हर्षिना है। जिसका नाम क्या है? हर्षिना है। ठीक है। और इसमें किसके बारे में ज्यादातर लिखा है? आर्यवर्त और दक्षिणा पठा के बारे में। इससे ज्यादा नहीं करा रही। ओके, अब तो आ गया ना समझ में? दोबारा से रिवाइज करा दिया जब सारा। जी मैम। ठीक है। ऐसी हमारी इंटेलिजेंसी थ्योरीज थी। मल्टी फैक्टर यस यस मैम। थ्योरी। मैम मैम। ये दक्षिण वाला कर पाओगे? बेटा नहीं तो क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, उसको कल करा दूंगी। और साथ के साथ हम लर्निंग थ्योरीज भी सेट, मुझे ये बता दो पहले लर्निंग थ्योरी करोगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करोगे? मेरे लिए एक बेटा सारी थ्योरीज कर लेते हैं पहले। यस मैम, थ्योरी करवा दो पहले कंप्लीट। लर्निंग थ्योरी फिनिश कर देते हैं धीरे धीरे करके। फिर पर्सनालिटी की थ्योरीज भी बहुत सारी फिर बेटा वो कर देंगे ताकि तुम्हारे पास एक साथ सारे नोट्स हो जाए फिर। अब जी ठीक है। मैम। यस एवरीवन, यस मैम। यस। अब तो नोट्स सही आ गए। ठीक है ना? चलो बेटा ठीक यस मैम। है, यस ओके। मैम। कल हम दोबारा से इसको जहां से छोड़ा वहीं से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा? चलो, ओके मैम। बाय एवरीवन। ओके मैम। बाय मैम। बाय। हाँ गुड्डू बेटा बोल।